મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ, શુભ સવાર. स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक क्या निराश हुआ जाए. हमने पिछले लेक्चर में यह समझा था या जाना था कि सुबह में जब हम अखबार पढ़ते हैं तो पूरा अखबार ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा होता है जिसे पढ़कर हमारा मन विचलित होता है, दुखी होता है. ऐसी कोई समस्या नहीं है या ऐसी कोई न्यूज नहीं है या अखबार में ऐसी कोई खबर नहीं छपी है जिससे हमें दुख ना हो. उसके बारे में हमने सब जाना था, कैसी कैसी समस्याएं हैं. भ्रष्टाचार के बारे में, डकैती के बारे में, छुआछूत जातिवाद के बारे में, ऐसी बहुत सी समस्याओं की अखबार में खबर आती है, ऐसा हमने पढ़ा था या समझा था. आइए अब विस्तृत अभ्यास करते हैं, समझते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं. ध्यान रखिएगा, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है. मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, यानी मेरा मन उदास होता है. कभी कभी मन बैठ जाना, उदास होना, मन उदास होना. क्योंकि मैंने आपको बताया जब सुबह में अखबार पढ़ते हैं तो ऐसी घटनाएं छपती है जिसके कारण मन उदास होता है. जैसे कि सबसे पहले ही अखबार में हेडलाइन में दिखा जाता या लिखा गया है या पढ़ने को मिलता है कि भारत में या विश्व में 1000 करोड़ का घोटाला. आज सामान्य इंसान के पास खाने के पैसे नहीं है या खाना खरीदने का पैसा नहीं है और लोग 1000 करोड़ का, 3000 करोड़ का घोटाला कर लेते हैं या कौभांड कर लेते हैं. तो मन उदास होता है. कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, कहाँ से हुआ. इसीलिए लेखक कहते हैं, निबंधकार कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है. कभी कभी बैठ जाता है, मन बैठ जाना. उदास होना, मन उदास होना कि ऐसी घटनाओं को सुनकर या पढ़कर मेरा मन बैठ जाता है. समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं. अखबार का पेज या अखबार हाथ में आते ही पढ़ने की शुरुआत करते हैं या शुरू करते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादातर डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचारी और ऐसे सामान्य सामान्य प्रश्न से भरे पड़े होते हैं या घटनाओं को लिखा जाता है. ऐसी तोड़ फोड़ होगी, उसको ऐसा मारा, और उससे भी ज़्यादा दुख तब होता है ऐसी घटनाएं घटते हैं कि पिता ने अपने बेटे को मार डाला, आज सगे भाई ने अपने भाई को मार डाला, या भाणिज ने मामी को मार डाला, या मामी ने भाई के साथ मिलकर उसके भाई बेटे को मारा या भाई को मार डाला.
तो ऐसी अखबार में घटनाएं पढ़कर या जब सामने आती है तो मन दुखी होता है। क्या यही भारत है? क्या ये पहले वाला भारत जहां समाज में बैठकर बड़े लोग हमारे सामाजिक प्रश्नों के निराकरण करते थे या प्रश्न का निराकरण करते थे? अदालत नहीं होती थी, पंच होता था। घर का जो प्रश्न है बाहर कभी नहीं जाता था, घर में ही सुलझा जाता था। चोरी डकैती का अगर कोई प्रश्न है तो गांव में ही सॉल्व किया जाता था, पुलिस नहीं आती थी, पुलिस पटेल की जरूरत नहीं होती थी। तो क्या यह भारत है? आज यहां समझने की यह जरूरत है, जैसे नेगेटिव बात नहीं करता, लेकिन आज सब लोग ये सोच रहे हैं मैं कुछ करूंगा या मैं कुछ थोड़ा सा गलत करता हूं, उसमें क्या, पूरा देश तो गलत कर रहा है, उसमें मुझे क्या है, मैं करता हूं तो क्या होगा। जैसे अकबर और बीरबल की कहानी में अकबर ने बीरबल को पूछा कि हमारे देश के या हमारे राज्य के कितने लोग प्रामाणिक है, उसकी हमें परीक्षा करनी है, जांच करनी है। बीरबल ने कहा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समय आने तो मैं परीक्षा कर लूंगा या आपको दिखा दूंगा। उन्होंने एक सप्ताह के बाद पूरे राज्य में ढंढेरा पीटा और कहा दरबार के बीच बीच जो बड़ा हौज है वो हमारे नगरजनों को सिर्फ उसमें एक लोटा दूध का डालना है, मिल्क का डालना है। लेकिन समय शाम का 7 बजे, पहले तो लाइट होती नहीं, रात को यानी शाम को 7 बजे से सुबह से लेकर 4 बजे तक ढंढेरा पिटा गया। सबने सोचा कि पूरा नगर जो दूध यानी मिल्क हौज में डालता है, अगर मैं एक छोटा सा लोटा पानी का डालूंगा तो उसमें किसे पता चलेगा या किसको पता चलेगा? दूध और पानी मिल जाएगा तो दूध का दूध ही होगा, किसने डाला कैसे पता चलेगा? ऐसा एक ने सोचा, दूसरे ने सोचा और समय स्टार्ट हुआ। सुबह में अकबर और बीरबल ने जाकर देखा तो पूरा हौज पानी से भरा पड़ा था। तो यहाँ क्वेश्चन टैग है, एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा तो उसमें देश का क्या होगा, 1 रुपया का घोटाला करता हूं तो उसमें क्या होगा, देश तो पूरा यानी दूसरे लोग तो करोड़ों का घोटाला करते हैं। तो 1 रुपये से घोटाला स्टार्ट होता है, वो करोड़ों में जाता है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, पैसे में बढ़ते हैं, 15 पैसे 20 पैसे। आपको लगता है 15 पैसे में क्या होता है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान में 15 पैसा अगर गिना जाए तो करोड़ों में अब्जों में जाता है। तो वो भी घोटाला है, ईमानदार नहीं। अगर सरकार खुद ऐसा करेगी तो जनता तो करेगी। तो यह कहने का मतलब कि लोग हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरा यह करते हैं तो हम ये करें तो क्या होगा, या हम करेंगे तो उसमें क्या नुकसान है। और इसीलिए पूरा पेपर ऐसे भरा पड़ा होता है, या पूरा का पूरा पेपर ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा लिखा यानी भरा पड़ा होता है। एक पेज में अगर आप देख लो कहीं ऐसी घटना मिल जाए तो बहुत धन्यवाद होगा, जो देश के हित में। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही
नहीं रह गया। आरोप प्रत्यारोप, लोग ऐसा समझते हैं, मैंने अभी आपको समझाया, दूसरे ने ऐसा किया तो मैं करूंगा तो वो थोड़ा मुझे कहेगा। अगर खुद राजा ही गुनाह करेगा तो जनता को कैसे कह सकते हैं या कैसे कहेंगे? आरोप प्रत्यारोप, उन्होंने ऐसा किया इसीलिए मैंने किया, उसने ऐसा किया ऐसा किया। हिंदी में जो आप पाठ पढ़ के आए हो, टके से टकेबाजी, कोई न्याय नहीं, कोई रूल्स नहीं, जैसे जो चाहे ऐसे राजा निर्णय ले ले। राजा की जो तो देश या शासन बिगड़ जाएगा। रूल्स होना चाहिए, नीति होनी चाहिए, नियम होने चाहिए, धर्म होना चाहिए और धर्म के अनुसार ही शासन होना चाहिए, चाहे राज धर्म हो या हमारा धर्म। तो यहाँ इसलिए कहा है कि आरोप प्रत्यारोप हो रहा, उनकी सरकार ने ऐसा किया इसीलिए हम ये कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं किया इसीलिए हम कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी है, बच्चा ही नहीं, यानी रह ही नहीं गया। जैसे अभी मैंने कहानी के माध्यम से दिखा दिया, समझाया आपको, अकबर बीरबल की। सब लोग ये सोचते हैं कि मैं ये करूंगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, और आज इसीलिए पूरा देश या देश की जनता या देश के लोग ये सोचने के कारण आज कोई ईमानदार नहीं होता। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, शंका से, संशय कि ऐसा क्यों होता है। मैं किसी ड्यूटी के बारे में नहीं बताऊंगा, कर्मचारी के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन आज ज्यादातर उस पर संदेह किया जाता है। ये वर्दी वाले हमेशा भ्रष्टाचारी होते हैं, ऐसा माना जाता है शंका की दृष्टि से। उसमें चाहे कितने भी लोग वफादार ईमानदार हो, लेकिन ज्यादातर उसके प्रति संदेह किया जाता है, संशय किया जाता है, शंका की दृष्टि से देखा जाता है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं या दिखाई पाते हैं। आप जितने स्टेप बढ़ते जाओगे, ऊंचे जाते जाओगे, चढ़ते जाओगे, या आपको पद मिलता जाएगा, तब लोग आप में बुराइयां खोजेंगे, दोष निकालेंगे। आप जितने ऊंचे पद पर बैठे हो तो आप पर दोष निकालेंगे, ऐसा है वैसा है या ऐसा व्यक्ति है। अधिक से अधिक दोष पाए जाते हैं। जो करता है, जो काम करता है उसकी भूल होती है, मिस्टेक होगी। जो काम ही नहीं करेगा उसको मिस्टेक नहीं होगी या उसकी मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ लेखक या निबंधकार कहते हैं कि ऐसी घटनाओं को जब मैं पढ़ता हूँ या अखबार में न्यूज छपती है तो मैं पढ़ता हूँ तो मेरा मन उदास हो जाता है। क्या भारत में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ईमानदार, या जो ऊंचे पद पर जो बैठे हैं क्या वो प्रामाणिक नहीं? क्या उनमें दोष जो है वो खत्म नहीं हो सकता, या दोष जो पाया जाता है उसे दूर नहीं किया जा सकता? तो यार सबसे पहले उन्होंने कहा है
कि भारत में आज कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो पहले का भारत था वो नहीं है। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, निबंध लिखते समय आप ज्यादातर जिस पर लिखना चाहते हैं तो प्रस्तावना में पहले आपको यह समझाना होगा कि मैं यह क्यों समझाना चाहता हूं और मेरा स्पष्ट विचार क्या है। तो उन्होंने इसीलिए पहले निबंधकार ने भारत की समस्याओं के बारे में लिखा कि जितने लोग ऊंचे पद पर होते हैं उसके अधिक दोष दिखाई देते हैं। अखबार ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है, मेरा मन उदास है। आइए आगे देखते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणों यानी गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो यहाँ एक व्यक्ति ने या एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि भारत में इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। मैंने आपको पहले बताया, जो इंसान कुछ नहीं करता वो सुखी है, क्योंकि उससे कोई मिस्टेक नहीं होगी। और जो कुछ नहीं करेगा तो उसके दोष नहीं होंगे, और उसके दोष नहीं होंगे तो उसकी कोई बुराई नहीं करेंगे या उसके बारे में कोई कहेगा। तो इसीलिए कहता है या कहा गया है कि इस समय में सुखी वही है जो कुछ काम नहीं करता। तो यार विलोम शब्द सुख दुख, सुखी दुखी, दोष निर्दोष, दोषी निर्दोषी, गुण यानी दुर्गुण, गुण दुर्गुण, जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। जो लोग एक दूसरे के पास से दूसरे लोग की बुराई करते हैं, दोष निकालते हैं, वो चढ़ा बढ़ाकर कहेंगे, चढ़ा बढ़ाकर कहते हैं कि उसने ऐसा कहा, उसने इस प्रकार किया, उसने ऐसा किया, उसने वहां जाकर ऐसा कहा, आपके बारे में यह कहता था, वो कहता था, आप तो ये नहीं करते, वो नहीं करते। ऐसे लोग चढ़ा बढ़ाकर दोष निकालते हैं। गुजराती में भी कहावत है और बाद में कहा गया है, हम अगर किसी इंसान के प्रति एक उंगली दिखाते हैं या उंगली करते हैं तो सबसे ज्यादा उंगलियां हमारी तरफ होती है। हम कैसे हैं वो देखना चाहिए,
दर्पण के आगे, आईने के आगे जाकर आप खुद देखें कि मैं कैसा हूं। बाद में किसी अन्य व्यक्ति के बारे में आप दोष निकालें। हर व्यक्ति अपनी जगह पर निपुण होता है या सही होता है। हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं, इतिहास में भी आप देख सकते हैं। तगलगी नींद है जो क्यों किस प्रकार से निर्णय लिया वो आज तक किसी को पता नहीं था, लेकिन जो इतिहास जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, उसको पता है कि उसकी नीति क्या थी, क्यों आ जाए, यानी राजधानी बदली गई, क्या क्या किया। हर इंसान अपनी सोच के अनुसार काम करता है। तो इसीलिए कहा गया जितने जिस पद पर आप ऊंचे बढ़ते जाओगे ऐसा आपको दोष दिखाई देगा या दोष लोग ढूंढेंगे। और गांधी जी ने भी कहा था, महात्मा गांधी जी ने भी कहा है, आपके पास ऐसे मित्र रखिए जो आपकी बुराई करते हो या जो आपको दोष निकालते हो, जो आपके दोष निकालते हो। ऐसे खुशामदखोर लोगों की आप दोस्ती ना करो या ऐसे इंसान से दूर रहे जो दूसरों लोगों की आपके पास यानी आपके साथ बुराई करते हैं और आपकी खुशामद करते हैं। क्योंकि अगर आपकी बुराई आपके पास करते हैं तो आपको पता चलता है कि हमें कहाँ सुधरना है, हमारे अवगुण कहाँ है, और ये इंसान ऐसा कह रहा है तो दूसरे लोग क्या कहते होंगे या कैसे सुधरना है। लेकिन वो दूसरों की बुराई आपके पास करेंगे और आपकी बुराई उसके पास करेंगे तो उसका मतलब यह हुआ कि वो हमेशा आपकी खुशामद कर रहा है और आपके जो गुण हैं वो आपको नहीं है, फिर भी वो आपकी बुराई या आपके गुणगान गाकर आपके प्रोत्साहित करना चाहता है। लेकिन इसीलिए गांधी जी ने कहा कि अपने पास हमेशा ऐसे मित्र रखिए जो आपको समझाए कि आपको ये अवगुण है तो आप सुधर जाए या आपके पास हो। निंदक रखना चाहिए, निंदा करने वाला। खुशामद करेगा तो आप सुधर नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। चढ़ा बढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष इसमें नहीं होते, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है। अगर कोई ऐसा समझता है कि मैं पूर्ण हूं तो वो गलत है। खुद परमात्मा कहते हैं मैं भी पूर्ण नहीं, मेरे में भी गलतियां हैं, मैं मुझसे भी भूल होती है। इसीलिए तो स्वयं श्री कृष्ण को सजा भुगतनी पड़ी, राम को वन वन में घूमना पड़ा। तो हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, कोई ना कोई उसमें दोष होता ही है। आज कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है और इसीलिए कहा कि किस व्यक्ति में दोष नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखा रहा है या दिखाया जा रहा है। छोटा सा दोष होता है तो उसे चढ़ा बढ़ा कर बढ़ाया जाता है कि उसने ऐसा किया वैसा किया, ये ऐसा है वैसा है। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं है। जो सही है उसके बारे में हमें नहीं कहना, जो उसके गुण है वो नहीं देखना। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं। श्री कृष्ण भगवान और 5 पांडव जा रहे थे, बीच में एक कुत्ता उसके शरीर में कीड़े खत बंध रहे थे या बहुत ऐसी विकट परिस्थिति में था, जिंदा रहे या ना रहे, लास्ट स्टेप पर था यानी स्टेज पर था। युधिष्ठिर ने कहा धर्मराज थे, उन्होंने कुछ अधर्म किया होगा, पाप किया होगा, इसलिए सजा भुगत रहा है। जिसने
अपनी बुद्धि के अनुसार सबने उत्तर दिया। भीम ने कहा कि उन्होंने शक्ति नहीं बनाई, कसरत नहीं की होगी, भागा नहीं होगा, इसीलिए ऐसे हाड़ मास हो गया है और पड़ा है। अर्जुन ने कहा कि उसकी दृष्टि अच्छी नहीं होगी। लेकिन सब 5 पांडव की बात जब श्री कृष्ण ने सुनी तो श्री कृष्ण भगवान ने दोष नहीं निकाला, लेकिन उन्होंने कहा इस कुत्ते में चाहे लाख बुरे हो, लेकिन उनके दांत बहुत सुंदर और मजबूत है। आज लोग ज्यादातर प्रोत्साहित करने की बजाय, गुण देखने की बजाय हमेशा ही दोष निकालते हैं, दोष ढूंढते हैं, और उसी के कारण उनको आजीवन भुगतना पड़ता है। गुण देखिए, गुण ढूंढिए। मैं तो यहां तक कहता हूं, अगर उसके पास आपको काम लेना है, यानी कंपनी के जो मैनेजर होते हैं, जो मास्टर होते हैं या एमडी होते हैं, उनको पता है कि मुझे मेरे वर्कर से काम लेना है, तो वो दोष निकालेंगे, ढूंढेंगे। लेकिन कब? जब अकेले बैठे होते हैं तो दोष ऐसे नहीं निकालेंगे, उनको सिर्फ प्रोत्साहित करेंगे। आपको यह जो आप में दोष है, या दोष भी नहीं कहेंगे, ये जो मिस्टेक आपकी है थोड़ी सी सुधार लो और आप में सुधर जाएंगे, तो वो यानी दुगुने वेग से काम करेंगे। लेकिन वही मैनेजर या एमडी 50 लोगों के बीच उसको अपमानित हो ऐसा वर्ड उपयोग करके या दूसरे लोगों के सामने उसकी बुराई करेंगे या करेगा, तो खुद ही अपने आप काम करना छोड़ देगा, या उसके मन में एक मानसिक विचारधारा ऐसी लग जाएगी या लघुता ग्रंथि बंध जाएगी, यह व्यक्ति मेरा विरोधी है, और वो काम करता होगा फिर भी नहीं करेगा। तो या इसीलिए मैं कहता हूं, दोष नहीं, काम जो करता है उसमें गुण निकालिए। आप क्रिकेट देखिए, क्रिकेट में अगर बॉलर 6 बॉल डालता है, उसमें वाइड भी हो जाती है, 9 बॉल भी आ जाता है, लेकिन कैप्टन हमेशा ताली बजाकर क्लैपिंग करके उसका प्रोत्साहित करता है, क्योंकि आपने अपनी तरह से ठीक बॉल डालने का प्रयास किया है, लेकिन गलती से, या जो सामने वाला है वो भी मास्टर है, यानी वो भी अच्छा बैट्समैन है, तो उन्होंने 6 लगा दी, तो उसमें आपकी क्या गलती है? भूल सबसे होती है। तो वो बॉलर और सुधार कर बॉल डालेगा, लेकिन कोई चिल्लाकर 11 खिलाड़ियों के बीच में उनको अपमानित करेगा, तो वो जानबूझकर भी अगर वो अच्छी बॉल डालना चाहता है तो नहीं डालेगा। तो एक काम करने का तरीका है, काम कैसे किया जाए उसका तरीका है। तो यह इसीलिए कहा है, ज्यादातर लोग दोष निकालते हैं, गुण नहीं ढूंढते, और गुण ढूंढे होते आज वो इंसान या आज भारत सब गुणवान होता। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर चिंता का विषय इसलिए कहा गया कि आज अगर भारत में यही अखबार भरे पड़े हैं या सब लोग दोष निकाल रहे हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ये कहेगी कि 60 साल तक कुछ नहीं हुआ, उसने ऐसा किया, वो कहा, वो किया, ऐसा हुआ, तो आप क्या कर रहे हो? आप दोष निकाल रहे हो। वो चला गया और आप है तो आप क्या कर रहे हो? तो ऐसी अगर स्थिति है तो वाकई चिंता का विषय है। इसीलिए कहा है कि इस चिंता को कैसे खत्म किया जाए। क्या यही भारतवर्ष जिसकी यानी जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गहरे में डूब गया। आज और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की
मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूखी गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों को भारत है और रहेगा। क्या यह भारतवर्ष जो मिलजुल कर रहते थे, दोष निकालने की बजाय साथ मिलकर काम करते थे, हम सब मिलजुल कर देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए वो सोचते थे। और इसीलिए कहा है ये जो सपना देखने वाले थे महान गांधी या रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू और क्रांतिकारी कितने भी, क्या उन्होंने यही सपना देखा कि हमारा भारत देश ऐसा होगा, हमारा आर्यवर्त यानी भारत ऐसा होगा? कभी उन्होंने ऐसा सोचा नहीं। भारत, पाकिस्तान और भारत में रहने वाले हिंदू मुस्लिम एक थे और सबसे ज्यादा आज भी जो भारत के नंबर 1 उद्योगपति है वो भी पारसी है। तो क्या उन लोगों ने ये सपना देखा था कि भारत हमारा ऐसा होगा वर्षों पहले या वर्षों के बाद? क्या हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर त्योहार मनाते थे, उत्साह से खुशियां बांटते थे? क्या वो महामानव का जो समुद्र था सूख गया? क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ? तो उसके बारे में सब लोग चिंतित हैं। हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे।